उसने भी अपनी आध्यात्मिक साधना के केंद्र बिंदु के रूप में इस चंदन नगर को ही चुना था। भाइयों बहनों, आप सौभाग्यशाली हैं कि इस चंदन नगर में आप सब रह रहे हैं। लेकिन चंदन नगर के बारे में मैं बांग्लादेश, पूरे बंगाल के बारे में नहीं कह रहा हूं। चंदन नगर के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहां पे सैकड़ों वर्ष पुराने, हजारों वर्ष पुराने मंदिर हैं, आध्यात्मिक केंद्र हैं। ये यहां का एक स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज सिटी के रूप में से विकसित किया जा सकता था, लेकिन वामपंथियों ने भी और टीएमसी ने इसकी सर्वथा उपेक्षा की, और उस उपेक्षा का परिणाम है कि मंदिर जर्जर चल रहे हैं। क्रांतिकारियों की साधना स्थली विलुप्तता की ओर जा रही है। उनको चिंता नहीं थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसकी चिंता करने के लिए श्री दीपांजन गुहा को लेकर के आपके बीच आई है। भाइयों बहनों, आपने बंगाल के अंदर 30 से 35 वर्ष कांग्रेस को दिए, 30 वर्ष आपने वामपंथियों को दिए, 10 वर्ष आपने टीएमसी को दिए। बदले में आपको मिला क्या? बदले में बंगाल में इन दलों ने उद्योग बंद करवाए, भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया, बंगाल के विकास को बाधा पैदा की, बंगाल की आस्था पर कुठाराघात किया, बंगाल के नौजवानों को बेरोजगार किया, बंगाल के व्यवसायियों को और उद्योगपतियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। यहां की मातृशक्ति के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा किया और बांग्ला आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया। भारतीय जनता पार्टी आपसे कहने के लिए आई है कि भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है, और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं। आपको उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, इसमें बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश, बिहार से हैं। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के अंदर आपने उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलते हुए देखा है। 4 वर्ष पहले जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में थी, आज वे सभी गुंडे गायब हो गए। आज वे गुंडे या तो जेल के अंदर हैं, या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, या फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा में दूसरे लोग की यात्रा में चले जाएंगे। और टीएमसी के गुंडे भी तय कर लें कि उन्हें कहां जाना है। 2 मई को भाजपा की सरकार आएगी और प्रत्येक गुंडे को उसके अपराध के अनुसार सजा भी दिलाएगी। मैं देख रहा था ऊपर से हेलीकॉप्टर से कि जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को रोका जा रहा है, और मैं प्रशासन से भी कहूंगा, ये विदाई की बेला है टीएमसी की, और विदाई की बेला में शानदार तरीके से उनको विदाई दीजिए, ईमानदारी से चुनाव को संपन्न करने में अपना योगदान दीजिए। पार्टी बनेंगे, दिक्कतें हो जाएंगी, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। भाजपा आएगी, सेवंत पे कमीशन देगी। वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने और टीएमसी ने तो आपको सेवंत पे कमीशन भी नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में हम अपने हर सरकारी कर्मचारी को सेवंत पे कमीशन दे रहे हैं, बंगाल के अंदर नहीं मिल रहा है। इसलिए अच्छा होगा कि ये जो कुछ स्थानों पर भेदभाव की शिकायतें आ रही हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की शिकायतें आ रही हैं,
और कार्यक्रमों में व्यवधान पैदा करने की शिकायतें आ रही हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है और इन स्थितियों में आज के दिन पर ईमानदारी पूर्वक चुनाव कराने में योगदान देना पुलिस और प्रशासन का दायित्व बनता और अपने इस दायित्व का निर्वहन ईमानदारी के साथ करिए। अन्यथा लोकतंत्र की मालिक जनता होती है। जनता अपना फैसला सुना चुकी है 2 चरणों के चुनाव के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर आने में कोई रोक नहीं सकता। बंगाल ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को स्वीकारा है और उन्होंने पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर चल रहे विकास के कार्यों को पूरे देश में बड़े गौरव के साथ स्वीकारा है। हर व्यक्ति जानता है मोदी जी ने देश को विकास का एक एजेंडा दिया, देश की आस्था को सम्मान दिया, वैश्विक मंच पर प्रत्येक भारत को गर्व के साथ भारतीय होने का गौरव की अनुभूति कराने का जो गौरव प्रदान किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसलिए बंगाल का हर नौजवान, हर किसान, हर माताएं बहनें अब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है और उनके विजन के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना चाहता है। आज तो ममता दीदी हार स्वीकार स्वयं कर चुकी है। नंदीग्राम चुनाव के दिन आपने देखा होगा वे एक ही बूथ में 2 घंटे बैठी रहे। एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार, सिटिंग मुख्यमंत्री एक बूथ पर 2 घंटे बैठ जाए, इसको आप क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। अच्छा है, ईमानदारी से हार स्वीकार कर। और उसके बाद जब इनको कुछ नहीं मिलता है तो ये अपना गुस्सा, अपनी कमियों और अपने कारनामों का गुस्सा ईवीएम मशीन पे फोड़ते हैं। यानी ये लोग उस ईवीएम से जीतेंगे तो ईवीएम त्वमेव माता हो जाता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव हो जाता है। और अपने कारनामों से हार जाएं तो फिर उसी ईवीएम को कोसते हैं, उसी को गाली देते हैं। वैसे गाली देते हैं जैसे राहुल गांधी इस समय दे रहे हैं। आपने देखा होगा ना, अमेठी की जनता ने उन्हें 4 बार उस पूरी खानदान को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, लेकिन उन्होंने हमेशा उत्तर प्रदेश की और अमेठी की उपेक्षा की। जब अमेठी की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया, भगा दिया वहां से हरा करके, तब वो गाली देते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, बंगाल की जनता को भी गाली देते हैं। और भारत के बाहर जाते हैं तो भारत की जनता को भी गाली देते हैं। यही स्थिति है इन सभी राजनीतिक दलों की। जो लोग आज ईवीएम पे अपना गुस्सा फोड़ रहे हैं लेकिन अपने कारनामों को नहीं देखते कि जब इन्हें सत्ता मिली थी तब गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, देश की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया और भारत की आस्था को सम्मान देने के लिए भी कुछ नहीं किया। जब भारत की आस्थावान जनता, भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध जनता, विकास के लिए एक नए विजन के साथ कार्य करने वाली जनता जब अंगड़ाई लेती है और इन्हें सबक सिखाती है, तब ये ईवीएम मशीन पर अपना गुस्सा फोड़ना शुरू कर देते हैं। भाइयों बहनों, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। उनकी प्रवृत्ति है, उनकी प्रवृत्ति है। उनको जो करना था वो कर चुके। अब आपको जो करना है उसके लिए आह्वान करने के लिए ही तो हम लोग आपके बीच आए हैं। मुश्किल से 28 दिन बचे हैं। इन 28 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सोनार बांग्ला की सपने को साकार करने का उदय बंगाल की धरती पर होने जा रहा है। मात्र 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में 40 लाख गरीबों को एक आवास दिया है।
6 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है। 2 करोड़ 42 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया है। 6,000 रुपए सालाना हर किसान को उपलब्ध हो रहा है। 87 लाख वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय, 1 करोड़ 57 लाख गरीबों को, गरीब परिवारों को रसोई गैस के मुफ्त में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। आज वहां पर हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी बन रही है, आईआईएम बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला बन रही है। लेकिन बंगाल के अंदर दीदी कहती है कि यहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, यहां एयरपोर्ट भी नहीं चाहिए, यहां किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं देना चाहिए। दीदी यहां पर गरीबों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी नहीं देती है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं देने देती है। विकास का कोई कार्य नहीं होने देना चाहती है। इनका विकास, दीदी का विकास तो केवल भतीजे के विकास तक सीमित हो गया है। उससे ऊपर नहीं सोचे, उससे आगे नहीं जाना चाहते हैं। उनकी सहानुभूति यहां के नौजवानों के साथ नहीं है, किसानों के साथ नहीं है। 10 वर्ष में एक भी उद्योग बंगाल के अंदर नहीं लगा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 4 वर्ष में 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। 1.5 करोड़ नौजवानों को जो निजी निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करवाया गया उसमें नौकरी दी और लाखों नौजवानों को अन्य रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। ये काम बंगाल के अंदर भी हो सकता था। बंगाल के नौजवानों में बुद्धिमत्ता है। बंगाल भारत की बौद्धिक संपदा का केंद्र बिंदु रहा है। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला बंगाल, क्रांतिकारियों की फौज देने वाला बंगाल, आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला बंगाल आज हिंसा, अराजकता, भ्रष्टाचार की चपेट में क्यों आया है? ये चुनाव इसके लिए हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, परिवर्तन आज की आवश्यकता है। बंगाल के अंदर परिवर्तन आज की आवश्यकता है और इस आवश्यकता के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं इस चंदन नगर में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है। आपने देखा होगा, बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सबसे कम उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। 1952 में जब कांग्रेस ने देश के अंदर आतंकवाद की जड़ आर्टिकल 370 को देश के संविधान में धोखे से डालने का प्रयास किया, धोखे से डाला था, तब सबसे पहला विरोध अगर किसी ने किया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। उन्होंने उस समय नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। आपने देखा होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में जो बात कही थी, कश्मीर एक समय में आतंकवाद का गढ़ बन गया था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। आज कांग्रेस ने आपको एक अधिकार से वंचित किया था कि अगर चंदन नगर और कोलकाता का कोई नौजवान अगर अपने लिए संपत्ति खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए
जम्मू कश्मीर में सर्विस कर रहा है, वहां मकान और आवास बनाना चाहता था, इससे पहले नहीं बना सकता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको अधिकार दे दिया है कि आप जाकर के जम्मू कश्मीर के अंदर भी, बंगाल का नौजवान भी जाकर के जमीन और मकान बना सकता है, खरीद के रह सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अराजकता नहीं, आज विकास तेजी के साथ वहां दौड़ रहा है। लोकतंत्र वहां पर एक बार फिर से नए विश्वास के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, मैं लोकसभा चुनाव में भी आया था बंगाल के अंदर, और तब बंगाल के अंदर एक नारा गूंजता था। नौजवान तब कहते थे मुझसे, योगी जी क्या हुआ, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस नारे का क्या हुआ? सब लोग ये बहुत पूछते थे। देखिए, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भाजपा की सरकार है, तो हम लोगों ने क्या किया, डबल इंजन की तरह गरीबों को, और वहां के उत्तर प्रदेश और जहां जहां भाजपा की सरकारें, वहां पर दोनों सरकारें मिलकर के गरीब कल्याण का काम कर रही हैं, विकास का कार्य कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी कर रही हैं, और आस्था का भी सम्मान दे रही है। यहां पर सदियों से चल रही जगदात्री माता की उपासना और पूजा को टीएमसी के गुंडों ने रुकवाने का प्रयास किया था, उन्होंने रोका था। लेकिन उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता, दुर्गा पूजा को कोई रोक नहीं सकता, रामलीलाओं की परंपराओं को कोई रोक नहीं सकता। और साथ साथ हम तो अब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा चुके हैं। अब अयोध्या में 500 वर्षों से जो लोगों की तमन्ना थी, अयोध्या में हमारे प्रभु भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। देश के अंदर कहीं में जाता था, माताएं ज्यादा मुझे पूछती थी कि कब बनेगा भगवान राम का मंदिर, कब बनेगा। कोलकाता के तो कोठारी बंधुओं ने राम मंदिर के लिए अपनी शहादत दी थी। कोलकाता की एक माता ने तो आजीवन अपने पूरी कमाई का पूरा पैसा राम मंदिर के लिए समर्पित कर दिया। कहा कि मेरे जीवन का एक ही कामना थी, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। और जब राम मंदिर की घोषणा हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में आकर के स्वयं राम मंदिर की शिला को रख करके इस कार्य का शुभारंभ किया। उस माता ने अपने जीवन भर की कमाई राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित कर दी। मैं आभारी हूं बंगाल के सभी नागरिकों का जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं उन सभी नागरिकों को, उन क्रांतिकारियों को और उन युवाओं के प्रति भी जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जवानी राम मंदिर के लिए समर्पित करके राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में अपने आप को बलिदान किया था। उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़ करके भारत को स्वाधीन कराने में अपना योगदान दिया था। और चंदन नगर तो जीता जागता उदाहरण है इस बात का। इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे विनती है, भारतीय जनता पार्टी ने श्री दीपांजन गुहा को अपने प्रत्याशी के रूप में चंदन नगर विधानसभा क्षेत्र से उतारा है। कितना भारी समुदाय यहां पर एकत्र है। अगर आप में से हर व्यक्ति संकल्प ले लेगा कि हम अपने अपने बूथ की रक्षा करेंगे और अपने बूथ से भाजपा को जिताएंगे, कोई ताकत फिर आपका मुकाबला नहीं कर पाएगी। भाजपा जीतेगी, अवश्य जीतेगी। और भाजपा को जीत के इस विश्वास के साथ मैं आप सबसे अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को कमल चुनाव चिन्ह पर श्री दीपांजन गुहा को चंदन नगर से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आप बनाएंगे? दोनों हाथ खड़ा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।